Morning children, this is Vaishali Dubey from district Chhindwara, and now today we are going to discuss with you revision exercise of lesson number 10 to lesson number 18 from 10th General English workbook The Spring Blossom. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 1 से लेकर के 9 तक की रिवीजन एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 10 टू लेसन नंबर 18 तक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो 10th जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हम आपको फिर से बताएंगे कि आपका जो 10th जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसके सेक्शन ए में 3 पैसेज आते हैं। उनमें से कई बार आपके वर्कबुक से कोई एक पैसेज पूछ लिया जाता है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं। साथ ही साथ वर्कबुक के पैसेज और पोयम के प्रश्न के उत्तर लिखने को आपको सेक्शन नंबर डी पर भी 5 प्रश्नों के रूप में आते हैं और उन 5 प्रश्नों में आपके 15 नंबर होते हैं। इस तरह से आपको वर्कबुक से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। यदि आप अच्छे से इन वीडियोस को देख लें और इनसे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिख के उन्हें याद कर लें तो आपके 20 नंबर की तैयारी बड़ी ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। सो लेट्स गो विथ मी। फर्स्ट पैसेज हियर इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्न पैसेज को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपके लेसन नंबर 16 से ये पैसेज लिया गया है। वर्कबुक पेज नंबर 88 पेज नंबर पे ये पैसेज आप देख सकते हैं अपनी वर्कबुक में। पैसेज हियर इज यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस का नाम सुना होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इट्स एम इज़ वेरी नोबल। इसके उद्देश्य बहुत ही महान है। इट हेल्प्स द मेन काइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमिन। इसके जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि भूकंप, बाढ़ और सूखा, इनसे प्रभावित जो मानव जाति है उनकी मदद करने का काम रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है। इट हेल्प्स द सिक एंड द वाउंडेड ड्यूरिंग वार्स। और भी बीमार और युद्ध में भी प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड और कलर। ये बिना किसी भेदभाव के, राष्ट्रीयता या पंथ या रंग भेद के मदद करती है। सर हेनरी डोनाल्ड फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1863 में सन हेनरी डोनाल्ड ने रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया। इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का भी गठन किया गया था। To inculcate the spirit of Red Cross in students, Junior Red Cross was started। जो रेड क्रॉस की भावना को मन में बैठाने के लिए, बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में बैठाने के लिए जूनियर रेड क्रॉस जो थी उसको भी स्टार्ट किया गया था। स्टूडेंट्स अंडर एज 16 कैन बी एनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस JRC। जो 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वे नामांकित किए जा सकते हैं जूनियर रेड क्रॉस में। द मोटो ऑफ JRC इज आई सर्व। इसका जो मोटो होता है वह होता है आई सर्व, मैं मदद करना। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। इसके जो मुख्य उद्देश्य है ना वह है स्वास्थ्य, सेवा और मित्रता। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। जो प्रभारी होते हैं JRC के, शिक्षक जो भी होते हैं प्रभारी शिक्षक JRC के, वे काउंसलर कहलाते हैं। द स्टूडेंट्स एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु नीड केयर एंड सपोर्ट। जो मानव जाति है या जो मानव संप्रदाय है जिनको आवश्यकता है देखभाल और मदद की, ऐसे लोगों की मदद करने के काम बच्चे करते हैं जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी, जूनियर रेड क्रॉस में। जो उनके काउंसलर होते हैं उन काउंसलर के गाइडेंस में यानी देखरेख में। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? आंसर, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य क्या है? और व्हाट डज रेड क्रॉस सोसाइटी डू? या रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? आंसर, द एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू हेल्प द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमिन। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि भूकंप, बाढ़ और सूखा, इनसे प्रभावित आम जो जनता है उनकी मदद करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। यह इसके उद्देश्य हुए। थर्ड क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड व्हेन? रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किसने किया और कब? आंसर, सर हेनरी डोनाल्ड founded the Red Cross Society in 1863 in स्विट्जरलैंड। 1863 में स्विट्जरलैंड में सर हेनरी डोनाल्ड ने रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया। क्वेश्चन 4, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। एक शब्द में उत्तर दीजिए। आ ट्रेंड पर्सन हु एडवाइज पीपल विथ प्रॉब्लम्स। एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो मदद करता है लोगों की समस्याओं में, उसे इंग्लिश में काउंसलर कहा जाता है। COUNSELLOR, काउंसलर। जो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो सलाह देते हैं किसी समस्या पर। फिफ्थ क्वेश्चन, द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन? आपने पैसेज में पढ़ा 1920। फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट है। 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके लेसन नंबर 17 से यह पैसेज लिए हैं जो 93 नंबर के पेज पे आपको वर्कबुक में देख सकते हैं आप। In the 1866, Alfred Nobel, a Swedish chemist, introduced a form of nitroglycerin that could be handled safely. 1866 में अल्फ्रेड नोबेल ने, जो स्वीडिश रसायनज्ञ थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यानी लोगों के सामने एक खोज की, लोगों को बताया नाइट्रोग्लिसरीन के एक फॉर्म को, एक रूप को, जिसे आसानी से हैंडल किया जा सकता था, जिसमें विस्फोट, एक्चुअली नाइट्रोग्लिसरीन जो केमिकल होता है ना, यह बहुत ही विस्फोटक होता है, लेकिन उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को एक ऐसे रूप को बनाया जिसको हैंडल करना सेफ था, मतलब उसमें खतरे नहीं थे। ही कॉल्ड इट डायनामाइट, उन्होंने इसे डायनामाइट कहा। इन 1875 ही वेंट ऑन टू इन्वेंट पैलेग्नाइट, और 1875 में उन्होंने खोज की पैलेग्नाइट की। These explosives were used in engineering application, इनके जो विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता था इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस में। बट दे ऑल्सो हैड नो ऑब्वियस मिलिट्री एप्लीकेशन, लेकिन उनके पास जो है कोई सैन्य स्पष्ट आवेदन नहीं था। As a committed pacifist, Noble hoped that his explosives would provide such a deterrent to war that they would bring peace to mankind. एक प्रतिबद्ध शांतिवादी के रूप में नोबल को उम्मीद थी कि उनके विस्फोटक युद्ध में इस तरह की बाधा उत्पन्न करेंगे कि वे मानव जाति के लिए शांति लाएंगे। मीन्स युद्ध में उनके विस्फोटक बाधा करेंगे तो बाकी जो युद्ध है ना वो कम होगा, इसलिए मानव जाति में क्या होगी, शांति ना। His inventions did not bring peace, उनके वो आविष्कारों से शांति कायम नहीं हुई। But they did bring him a massive fortune, परंतु वे उन्हें एक बड़े पैमाने पर भाग्य के साथ लाए। जो इन्वेंशन थे ना उनसे उनका भाग्य खुला। Which he used in his will to endure the Nobel Prize awarded to those who have conferred the greatest benefit to mankind in 5 categories. जबकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल उन नोबल पुरस्कारों का समर्थन करने के लिए किया जिन्होंने 5 श्रेणियों में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ दिया। He left rupees 32 lakh in his will to finance prize in physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace. उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति में पुरस्कार के लिए अपनी वसीयत में से 32 लाख रुपए छोड़ दिए।
The Bank of Sweden inaugurated a new Nobel Prize for Economics in 1969. जो स्वीडन का बैंक था ना, उसने शुभारंभ किया था एक नोबेल प्राइज का अर्थशास्त्र में 1969 में. In 1903, Marie Curie became the first woman to win the Nobel Prize, sharing it with her husband. 1903 में मैरी क्यूरी जो है इस नोबेल प्राइज की फर्स्ट नोबेल विनर हुई और वे उस प्राइज को या जो उन्हें जो इनाम मिला था उसे उन्होंने अपने पति के साथ शेयर किया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट वन इज हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल. अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? आंसर हियर इज अल्फ्रेड नोबेल वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट. ये एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे. सेकेंड, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस. अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? ही इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन दैट कुड बी हैंडल्ड सेफली. उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन के एक रूप को इंट्रोड्यूस किया जिसे हैंडल किया जाना सुरक्षित था. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. पैसेज में हमने पढ़ा था उसी के हिसाब से इसे हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन इज अल्फ्रेड नोबेल होप्ड हिज इन्वेंशन वुड ब्रिंग पीस बर्थडे डैश डैश डैश. आंसर यहाँ पर आप पैसेज से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा. आंसर में होगा डिड ब्रिंग हिम अ मैसिव फॉर्च्यून. अल्फ्रेड नोबेल को ये आशा थी कि उनके इन्वेंशन जो है ना वो शांति लाएंगे, बट क्या हुआ, उसे उन इन्वेंशन से उन्हें क्या हुआ, बहुत ही बड़ा भाग्योदय का अवसर मिला. फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट हैव द सेम मीनिंग. जिनकी एक ही प्रकार के अर्थ हैं, ऐसी मीनिंग वाले वर्ड को फाइंड आउट करना है पैसेज से. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ मनी. बहुत बड़ी संख्या का, बहुत बड़े मात्रा का जो पैसा होता है ना उसे फाइनेंस कहा जाता है. FINANCE ये वर्ड अभी हमने पढ़ा था पैसेज में. सेकंड वन इज अ सिटीजन ऑफ स्वीडन. स्वीडन के सिटीजन को क्या कहा जाता है? आंसर इज स्वीडिश. स्वीडिश कहा जाता है. जो स्वीडन देश है ना वहाँ के सिटीजन को स्वीडिश कहा जाता है. फ्रॉम लेसन 11 वर्कबुक के पेज नंबर 62 पे एक पोएम है. उस पोएम की लाइंस कुछ इस तरीके से हैं. द सन इज नॉट डैश 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 बीइंग ड्रेस्ड. बड़ी ही अच्छी सी लाइन है जिसमें कवि बता रहे हैं सूर्य नहीं है बिस्तर में जब मैं रात को ऊपर मेरे तकिया फिर भी गोल पृथ्वी अपने रास्ते में लेती है, और जब सुबह मैं उठता हूँ फिर घर में चमकते दिन हम खेल रहे हैं सूर्य से चमकते बगीचे में. ऐसा कवि बता रहे हैं. और जब मैं रात में सो जाता हूँ और सुबह जब बिस्तर पे और जब शाम को मैं उठा तो मैंने देखा अटलांटिक सी के ऊपर से और पश्चिम के सभी बच्चे तैयार और सुसज्जित हैं. दो देशों का पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट के जो देश है ना इंडिया और जो पश्चिम में जो देश हैं उन देशों के कल्पना कवि ने यहाँ की है और बताया है कि जहाँ भारत में यदि रात है तो वहाँ दिन है. तो कवि कह रहे हैं कि जब मैं सोकर उठ रहा हूँ शाम को तो वहाँ के बच्चे तैयार हो रहे हैं, वेल ड्रेस्ड हो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं. ये इस तरीके की कविता है. अब कवि कर क्या रहे थे? खेलते दिन में, चमकते हुए दिन में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. या बच्चे, सॉरी कवि नहीं, बच्चे खेल रहे थे. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग ऑन द शाइनिंग डे. बच्चे क्या कर रहे थे चमकते हुए दिन में? आंसर इज द चिल्ड्रन प्ले राउंड द सनी गार्डन ऑन द शाइनिंग डे. बच्चे खेल रहे थे सनी गार्डन यानी सूर्य से चमकदार जो गार्डन था, जिस सूर्य के कारण जो चमक रहा था ना गार्डन, उसमें खेल रहे थे शाइनिंग डे में, चमकते हुए दिन में. क्वेश्चन 2, हु इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड. कौन तैयारी कर रहे हैं बिस्तर पे जाने की? आंसर इज द पोएट ब्रैकेट में द चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड. पोएट यानी कवि और बच्चे जो खुद ही बच्चे हैं कह सकते हैं, उन्होंने बचपन की कल्पना ही है ना उनकी, वही जो है बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. पोएम से एक से अर्थ वाले वर्ड को हमें लिखना है. फर्स्ट वन इज डे ब्रेक
इसको सेकंड इसकी सेम जो सिमिलर मीनिंग है उसे डॉन कहा जाता है, DAWN डॉन। हिंदी में बात की जाए तो आप भोर जिसे हम कहते हैं ना, जब सूर्य पृथ्वी पर नहीं दिखता या सूर्य की किरणें पृथ्वी पे नहीं आती और हल्का-हल्का जो उजाला होता है ना रात्रि के बाद वाला, जिसे हम भोर कहते हैं, तो उसे डे ब्रेक भी कहा जाता है या उसे डॉन कहा जाता है, सुप्रभात जिसे हम कहते हैं। सेकंड, वन हू इज फीलिंग लाइक स्लीपिंग, जैसे नींद का आभास हो या महसूस हो रहा हो, ऐसे को क्या कहा जाएगा? इसे बोला जाएगा ड्राउजी, DROWSY, ड्राउजी मीन्स सुस्त। लेसन नंबर 12 के पेज नंबर 66 पे आपको वर्कबुक में ये एक पैसेज मिलेगा। एम्पेरर एम्पेरर अशोका डैश 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 ऑफ ओड ट्रीज। एक पैसेज है इसमें, अशोका जो है वे एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क्स हु planted shady trees on roads and in public places। ऐसा इसमें बताया गया कि ये जो पुराने एक सम्राट थे, मोनार्क्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उन्होंने, अशोक उनका नाम था, उन्होंने बहुत से छायादार पेड़ लगवाए थे पब्लिक प्लेस में और रोड पे, और उनको देख कर के मुगल ने भी बड़े ही तितर-बितर तरीके से बहुत सारे पेड़ों को मिला कर के रोड के किनारे-किनारे शेडेड ट्री लगवाए थे, छायादार वृक्ष जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पे उन्होंने इसके थोड़े प्लानिंग के साथ में पेड़ों को लगवाया था, जो देखने को मिल सकते हैं गंधस्थल और मटन के पहलगाँव के रोड पर भी। और इस प्रकार के प्लांटेशन की ज़रूरत जो है हमारे भारत में भी नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हाईवेज़ हैं उन पर भी ज़रूरत है। PWD डिपार्टमेंट जो है वो इन कामों को करते हैं। इस तरीके की एक पैसेज है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड अशोका डू? अशोका ने क्या किए थे? अशोका प्लांटेड shaded trees on the roads and in public places। अशोका ने छायादार वृक्षों को लगवाया था सड़कों और पब्लिक प्लेसेस में। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द मुगल्स प्लांट द मैग्निफिशिएंट एवेन्यूज ऑफ चिनार? मुगल्स जो थे उन्होंने जो शानदार रोड के चिनार के किनारे जो है वो कहाँ पर ये उन्होंने प्लांट कर मतलब पेड़ों को लगवाया था? द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिशेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन कश्मीर। कहाँ पर? कश्मीर में। अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर झेलम, मतलब झेलम नदी के आसपास उन्होंने कश्मीर में जो है बड़े ही शानदार रोड पर क्या है पेड़ों को लगवाया था। What do we need for our highways? हमें अपने हाईवेज में क्या करने की आवश्यकता है? We need a plantation plan for our national, state and district highways। जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के हाईवेज हैं, रोड के किनारे किनारे पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। Who was Ashoka? Emperor Ashoka was one of the earliest Indian monarchs। वे जो है भारत के बहुत ही पुराने जो है सम्राट थे। लेसन नंबर 14 पे एक पैसेज है, 81 नंबर के पेज में आपको वर्कबुक पे ये पैसेज मिलेगा। इस पैसेज की स्टोरी कुछ इस तरीके से है, गांधी जी ट्रेवल थर्ड डैश 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 विथ हिम। गांधी जी की इसमें एक इंसिडेंट का वर्णन किया गया है कि गांधी जी हमेशा तीसरे दर्जे के रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते थे भारत में, और ये भारत के बहुत बड़े लीडर थे। तो एक बार वो मुंबई के रेलवे स्टेशन में अचानक उतर गए, तो लोगों वहाँ उनसे मिलने आ गए बहुत सारे, और उन्होंने पूछा कि उसमें से किसी एक अमेरिकन लेडीज ने पूछा कि ये फर्स्ट क्लास में ट्रेवल क्यों नहीं करते, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं। तो गांधी जी ने बोला था कि आई ट्रेवल थर्ड बिकॉज देयर इज नो फोर्थ। बहुत ही अच्छा उन्होंने हंस करके जवाब दिया था कि मैं तीसरे में यात्रा करता हूँ क्योंकि चौथा नहीं है। और गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था कि जब पूरे भारत के जो गरीब हैं वो तीसरे दर्जे के लेवल के डिब्बे में यात्रा करते हैं, तो मैं क्यों फर्स्ट में करूं। ये उनकी नोबल थॉट थी। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन थर्ड? गांधी जी ने क्यों यात्रा की तीसरे में?
आंसर इज गांधी traveled third class in trains because all poor people in India traveled third. क्योंकि भारत की पूरी जो गरीब जनता थी वो थर्ड में यात्रा किया करती थी, इसीलिए गांधी जी ने थर्ड में यात्रा की। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? कौन मिलने आए थे गांधी जी से मिलने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन में? लॉट्स ऑफ पीपल केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए थे मुंबई के रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ अमेरिकन वोमेन? अमेरिकन महिला का प्रश्न क्या था? द अमेरिकन वोमेन्स क्वेश्चन वाज व्हाई डजंट ही ट्रेवल फर्स्ट? क्यों नहीं की इन्होंने यात्रा पहले में? अपोजिट वर्ड्स लिखना है। LARG, लार्ज का अपोजिट होता है स्मॉल। SMALL स्मॉल यानी छोटा, लार्ज यानी बड़ा। डिफिकल्ट यानी कठिन, उसका अपोजिट वर्ड हुआ इजी यानी सरल। यहाँ पर कुछ कनेक्टर वर्ड्स दिए हैं, इन कनेक्टर वर्ड्स की सहायता से हमें नीचे जो सेंटेंस लिखे हैं उनको बीच में इन कनेक्टर वर्ड को फिल करके सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बिकॉज यानी होता है क्योंकि। सेकंड कनेक्टर वर्ड है एज, जिसका मतलब होता है जैसे कि, जैसा। व्हेन मीन्स कब या उस समय। वेयर कहाँ, जहाँ। वाइल जबकि, जब तक। सो दैट मीन्स ताकि। देन यानी फिर या उस समय। सिंस यानी क्योंकि, उस समय से। हाउ यानी कैसे, किस तरह। ये कुछ कनेक्टर वर्ड हैं। अब फर्स्ट हम इसमें देखेंगे, द थिएटर वॉज हाफ एम्प्टी। थिएटर आधा खाली था। डैश इट वॉज रेनिंग हैविली। बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी। खाली था, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी, तो क्या बनेंगे? बिकॉज, जिसका मीनिंग हुआ क्योंकि। सेंटेंस हुआ द थिएटर वॉज हाफ एम्प्टी बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। थिएटर आधा खाली था क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिकॉज यहाँ पे कनेक्टर वर्ड फिल होगा सेकंड। ही ओपन द बॉक्स, ही मतलब उसने बॉक्स खोला। देन यानी तब। ही टुक आउट शर्ट, उसने शर्ट बाहर निकाला। देन यहाँ पे कनेक्टर वर्ड फिल होगा। सी टेक्स ओनली 2 मील्स अ डे, वह लेती है 2 बार भोजन एक दिन में। सो दैट ताकि, सी में रिड्यूस हर वेट, ताकि वह कम कर सके अपना वजन। फोर्थ, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस डैश द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन। अब यहाँ पर हमने वेयर मतलब क्या हुआ? कहाँ, जहाँ। एक्सीडेंट हुआ जहाँ मीटिंग हो रही थी, वेयर फिल करेंगे। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस वेयर द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन। फिफ्थ, आई मेट माई फ्रेंड, मैं मिला मेरे दोस्त से। वैन द ट्रेन अराइव्ड, जब ट्रेन आई, तो वैन इसमें फिल करेंगे। सिक्स, टेल मी हाउ यू लर्न टू स्विम, बताओ मुझे कैसे। हाउ ही मीन्स क्या होता है? कैसे तुमने तैरना सीखा। सेवन, 3 years हैव पास, 3 साल बीत जाने के बाद। सिंस यू केम टू लीव, सिंस मीन्स हमने देखा था क्योंकि या उस समय से जो है तुम रहने आए। 8, शी विल नॉट कम टुडे, वह नहीं आएंगी आज। एज शी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। एज यहाँ पर फिल होगा। आई शॉ लायन, मैंने देखा एक शेर। वाइल जबकि। वॉकिंग थ्रू द जंगल, चल रहा था जंगल से। लेसन नंबर 15 पे वर्कबुक के पेज नंबर 84 पे आपको एक पोयम है। इस पोयम में बहुत ही अच्छे विचारों की यह पोयम है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य एक खुशी बनाने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त धन आपकी आवश्यकताओं में मदद करता है। ग्रेस जो है उससे रिलेटेड इसमें लाइंस लिखी हुई हैं। ग्रेस यानी कृपा कह सकते हैं जिसे। लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। हेल्थ इनफ डैश 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 कंसर्निंग फ्यूचर। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड, एक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है। आंसर, गुड हेल्थ इज नीडेड टू मेक वर्क अ प्लेजर। अच्छे स्वास्थ्य की जो है काम को खुशी बनाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है।
सेकेंड, वाई डज द पर्सन नीड स्ट्रेंथ फॉर, इसे जो स्ट्रेंथ यानी बल या शक्ति की जो आवश्यकता किसी व्यक्ति को क्यों है। आ पर्सन नीड्स स्ट्रेंथ फॉर टू बैटल विथ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से लड़ने के लिए, एंड ओवरकम दैम और उनसे जीतने के लिए। मतलब एक व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता इसलिए है कि वो कठिनाइयों से लड़ सके और उससे जीत सके। थर्ड, फीलिंग वरीड और नर्वस मीन्स तक चिंता या नर्वस की जो फीलिंग होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एंग्जिस, ANXIOUS। इसकी भी मतलब इसका मीनिंग भी होता है चिंता या तकलीफ। सो स्टूडेंट्स, ये आपके यहाँ पर लेसन नंबर 10 से लेके 18 तक की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। आप इन्हें अपनी कॉपियों में नोट कर लें और इन्हें याद करें। ये आशा है कि आप इससे अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।